पड़े रहो क्योंकि पैसा यहीं बनेगा। तो उम्मीद के मुताबिक ही आज स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस नहीं आया है, क्योंकि कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि ये जो डील हुआ है या सीज फायर हुआ है इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेस्परेशन में ये किया है। ईरान तो रेडी भी नहीं था ना करने के लिए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं था। बट हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा धमकी दे दिया था कि पूरे ईरान को मैं ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद ऑफकोर्स बोलना और करना दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो सही में जब समय आया करने का तो ऑफकोर्स वो उसके लिए रेडी नहीं थे। तो पाकिस्तान के हेल्प से समहाउ ये सीज फायर हुआ है, बट इसका कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। ऑलरेडी दिख रहा है ना, सारे पैरामीटर जो कल बहुत अच्छे लग रहे थे, सारे एसेट क्लासेस जो कि कल बहुत अच्छा लग रहे थे, फिर से सबका परफॉर्मेंस डाउन है, जो कि आगे मैं कवर करूंगा। तो उम्मीद के मुताबिक ऐसा नहीं कि आज कुछ सरप्राइजिंग हो गया कि मार्केट गिर गया, ठीक है। तो आगे ये सभी कुछ मैं डिटेल में कवर करूंगा। और फिर एज प्रॉमिस्ड स्टॉक फंडामेंटल्स, तो आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि छोटे छोटे पॉइंटर्स कवर करूं आपके लिए स्टॉक फंडामेंटल रिलेटेड, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स आने वाले वीडियोस में म्यूचुअल फंड रिलेटेड पैरामीटर्स भी कवर करूंगा। और साथ ही आप लोग के कुछ प्रश्न डेली बेसिस पर मैं कवर करता हूँ। तो एक प्रश्न है जो कि पहले भी मैंने आंसर किया, बट एनी फिर से आंसर कर दूंगा। फोलियो नंबर्स ना, बहुत सारे फोलियो नंबर्स हो गए हैं, तो उससे क्या रिटर्न पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या करना चाहिए, इसको कवर करूंगा। और फिर मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है कि आप क्या प्रॉफिट बुकिंग करते हो जब भी, जैसे स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो क्या आप स्टॉक्स को बेचते हो, प्रॉफिट बुकिंग करते हो, इसको भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो मार्केट देख लेते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का तो परफॉर्मेंस आज कुछ है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज कैप्स तो बुरी तरह से गिरे हुए हैं और नीचे भी कोई परफॉर्मेंस आपको खास देखने को नहीं मिलेगा। और सेक्टर थीम देखेंगे तो डिफेंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फार्मा का ही परफॉर्मेंस आया है, लेकिन बैंक्स देखिए ना, कंप्लीट ब्लड बाथ। और इतना ज़्यादा बैंक गिरा इसीलिए लार्ज कैप सेंसेक्स या निफ्टी में इतना ज़्यादा गिरावट दिख रहा है, क्योंकि बैंक्स का ही ज़्यादा एक्सपोजर है ना निफ्टी और सेंसेक्स में। बाहर भी देख लेते हैं तो यूएस का प्री मार्केट देखेंगे, फ्यूचर्स, जो कि हमें बताएगा कि भाई आज किस तरह का परफॉर्मेंस हो सकता है यूएस का। कल तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन आज क्या हो सकता है, रफ आइडिया मिलता है। तो यहाँ देखिए पूरा गिरा हुआ है फ्यूचर्स, तो यहाँ परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स देखिए, ये भी पूरा गिरा हुआ है। एशियन मार्केट्स भी देखिए तो ज़्यादातर यहाँ भी हालात ख़राब हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आजकल क्या देखते हैं हम, तो क्रूड ऑयल देखते हैं। यहाँ भी देखिए ना 98 के आसपास आ गया जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जिस तरह से जा रहा है लग रहा है शायद यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर ही जाएगा। और गोल्ड सिल्वर भी देखेंगे तो वहाँ भी आज आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर है ना, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, इसको बिल्कुल मान कर ना चलें कि कुछ दिनों तक भी टिकेगा, और वही हो रहा है ना। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेस्परेशन में, तो सही बात है, सीज फायर कर दिया। उस समय 10 पॉइंटर्स ईरान ने शुरू में ही दिया था। उस समय तो बोला उन्होंने नहीं ठीक है हम देखते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बोल रहे हैं कि नहीं ये सब नहीं चलेगा। मतलब सबसे बड़ी बात उसमें क्या है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इनरीच्ड यूरेनियम है ना, उसको तो हटाना है ईरान से ना, इसीलिए तो लड़ाई चल रहा है भाई। तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बोलना शुरू किया कि नहीं भाई वो तो हमें चाहिए, वो तो ईरान नहीं रख सकता है। उसके बाद इजराइल लेबनान पे लगातार अटैक कर रहा है, ठीक है। जो 10 पॉइंटर्स दिया गया था ईरान में, उसमें बोला गया था कि भाई लेबनान पे भी अटैक नहीं होगा, लेकिन इजराइल तो सुन नहीं रहा और लगातार अटैक कर रहा है। तो इसीलिए ईरान ने बोला है कि भाई ये सब हो रहा है। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसे काफ़ी हद तक बंद कर दिया गया फिर से, ठीक है। यही बोला जा रहा है फिलहाल, जो न्यूज़ आ रहा है उसमें। और देखिए सबसे बड़ी बात कल भी मैंने बताया था ना कि भाई जो भी वहाँ से टैंकर या शिप गुजरेगा ना, सो एवरी टैंकर या शिप से $1 मिलियन का पेमेंट लेगा ईरान, ठीक है। वो भी क्रिप्टो करेंसी में, मतलब इंडिया से भी लेगा, ऑफकोर्स सारे कंट्रीज से लेगा तो इंडिया को भी देना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट तो क्रिप्टो करेंसीज को कोई वैल्यू ही नहीं देता है ना। अब ईरान को पेमेंट करने के लिए इन्हें क्रिप्टो करेंसीज चाहिए होगा ताकि ईरान को पे कर सके। सभी लोग पे करेगा तो हम भी पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओमान भी लेने वाला है ना, ओमान का तो अभी डिसाइड नहीं हो कि वो कितना पैसा लेगा। और इवन डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ स्टेटमेंट्स आए इस तरह का, वे हम भी लेंगे। अरे क्या मजाक बना रखा है भाई, पूरा का पूरा मतलब कॉमेडी बना के रखा हुआ है। और ये कॉमेडी तो नहीं बोलेंगे ना, बहुत सीरियस मैटर है। पूरे वर्ल्ड को ये अपने हरकतों से डैमेज कर रहे हैं। बट हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को कौन हटा सकता है, यूएस का जो पब्लिक है वही हटा सकता है इलेक्शन के थ्रू। मतलब बाहर तो किसी में इतनी ताकत नहीं है ना, यूएस सबसे स्ट्रांग है, कोई कुछ नहीं कर सकता है वहाँ पे। हटाएगा तो यूएस का पब्लिक ही हटाएगा। होपफुली जो नवंबर का इलेक्शन है उसमें वो बुरी तरह से हारेंगे और फिर
जिस तरह का वो हरकतें कर रहे हैं मोस्टली उस पर शायद कंट्रोल है, जो कि सारे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा है फिलहाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लड़ाई स्टार्ट होने से पहले ना 100, 120, 130 शिप्स पर डे गुजरता था, अभी वो नंबर 10-15 के आसपास आ गया है। तो मतलब ऑलमोस्ट क्लोज ही बोलेंगे ना भाई। ओपन भी कर रहे हैं तो इतना स्लो प्रोसेस है ना, जो भी वहाँ से टैंकर गुजरेगा उसको ईरान से अप्रूवल लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ईरान पूछेगा भाई क्या ले जा रहे हो, कितना ले जा रहे हो, पैसा पे करो क्रिप्टो में, तब हम देखते हैं। ये सब है तो यानी स्पीड तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो देखिए ये जो भी सीज़ फायर हुआ है ना, वो फ्यू डेज शायद इक्का दुक्का कुछ दिन तक चले, ठीक है, उम्मीद है रखना चाहिए। मीडियम टर्म में तो कोई चांस नहीं है और लॉन्ग टर्म में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि यूएस और इजराइल को जो कुछ चाहिए था कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम फिर से आएगा। एग्जैक्टली कब आएगा देखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बट देन ये सब चलता रहता है स्टॉक मार्केट में, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में तो फ़र्क पड़ता है। तो अगर उस समय आपके पास पैसा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की उसको हमको देखना चाहिए और उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। देख रहे हैं ना मार्केट, सही बात उधर पूरा गिरा, लेकिन इधर कुछ ही दिनों में कितना अच्छा खासा रिकवरी आया। हमारे पोर्टफोलियोज़ में बहुत बड़े चेंजेस आए। ठीक है भाई, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम फिर से थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का तो ये यूट्यूब चैनल है ही नहीं, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। वो तो सर पे कफन बांध कर इन्वेस्ट करते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स होते हैं। 100% लक पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में, तो उसका कोई जगह नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए मार्केट इसी तरह से काम करता है ना, शॉर्ट टर्म में जो रिस्क है उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया मार्केट ने, इसीलिए कल रिकवरी दिखाना। कल तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई ये चलेगा ही नहीं सीज़ फायर, बहुत मुश्किल है। चल जाए बहुत अच्छी बात है, लड़ाई बंद हो जाए सबके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं होगा, ठीक है। तो सीज़ फायर टेम्प्रोरी है और मुश्किल है ना। तो इस तरह के मार्केट इन्वायरमेंट में सेम जो कि हमेशा मैं बताता हूँ कि भाई अगर पैसा है तो धीरे धीरे जब जब मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिरे इन्वेस्ट करते रहे ना, बाय ऑन डिप्स, ठीक है। और अगर पैसा नहीं है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 3-4 साल 5-6 साल में पैसा ही नहीं रहेगा, काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है। मार्केट अप डाउन लगा रहता है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। शॉर्ट टर्म में ऐसा ही होता है, आपको देखना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वहाँ पे आपके रिटर्न्स बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो 1 महीने 2 महीने 1-2 साल उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब स्टॉक फंडामेंटल, तो देखिए स्टॉक फंडामेंटल में सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि भाई कोई भी कंपनी स्टार्ट क्यों करता है, क्यों स्टार्ट करता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। दूसरों का भला करना है तो एनजीओ स्टार्ट करेगा ना, कंपनी क्यों स्टार्ट करेगा? कंपनी का मतलब है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, चाहे कोई भी धंधा वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपर्टाइज है या फिर सबको अलग अलग थॉट प्रोसेस है कि मैं इस बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, इसीलिए सभी लोग, या फिर एक्सपर्टाइज अलग अलग होता है ना, इसीलिए सब लोग अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन चाहिए तो सबको प्रॉफिट ही है ना, इसीलिए तो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप क्या चेक करेंगे? आप ऑफ कोर्स वहाँ पे चेक करेंगे कि भाई उसका प्रॉफिट कैसा आ रहा है, सेल्स कैसा आ रहा है। देखिए सेल्स और प्रॉफिट में सही बात है कि प्रॉफिट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन सेल्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सेल्स नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट आपका लंबे समय तक नहीं बना रह सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ समय सेल्स थोड़ा कम आए, प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा है, कुछ समय तक चलेगा ये, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं है। अच्छी क्वालिटी की कंपनी वही बोलेंगे जहाँ सेल्स भी आ रहा हो और सेल्स के साथ प्रॉफिट भी आ रहा हो, तभी वो अच्छी क्वालिटी कंपनी। सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है सेल्स नहीं है तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। उसी तरह से सिर्फ सेल्स आ रहा है प्रॉफिट ही गायब है पूरी तरह से, वहाँ भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। दोनों का बैलेंस आउट होना चाहिए। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, टोटली अग्री, लेकिन दोनों में ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, जो ट्रेजेक्ट्री है ना सेल्स या प्रॉफिट, वो दोनों ऊपर की ओर जाना चाहिए। 1-2 क्वार्टर 1-2 साल अप डाउन किसी भी बिजनेस में चलता है, उसके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। बट हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो ट्रेजेक्ट्री है या फिर जो फ्यूचर हमको लग रहा है कि नहीं भाई ये अच्छा करेगा, तभी वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सेल्स और प्रॉफिट। ऑफकोर्स सिर्फ ये दोनों पैरामीटर्स नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट देखकर इन्वेस्ट कर दिया, जी नहीं।
ये मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ आज, सेल्स और प्रॉफिट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सिर्फ 2 पैरामीटर के आधार पे हम स्टॉक नहीं सेलेक्ट करते हैं, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं, जो कि आने वाले वीडियोज़ में मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा। और प्लस सेल्स और प्रॉफिट आप पास्ट का देख रहे हैं ना, असल तो है फ्यूचर। पास्ट का सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि अभी तक कर पा रहा है कंपनी, तो शायद फ्यूचर में भी कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूचर भी देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर की कंपनी है, कंपनी में स्ट्रेंथ कैसा है भाई, आगे भी कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि पहले कितना भी अच्छा हो, बाद में नहीं कर पाएगा तो कोई चांस नहीं ना, वहाँ पे स्टॉक प्राइस उसका गिर जाएगा। वैसी कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि अभी तक तो अच्छा कर रहा है लेकिन फ्यूचर उसका अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे के ये समझा देता हूँ ना कि ये कैसे आप चेक करेंगे कि अच्छा है कि ख़राब है। एग्जाम्पल तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे ना आप सेल्स ग्रोथ देखिए है ही नहीं ना, और पूरा का पूरा निगेटिव है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए इसका कितना ज़्यादा है। ऑल्दो ट्रेलिंग 12 मंथ में तो पूरा गिर गया, उससे पहले कितना ज़्यादा है। तो इस तरह की कंपनी में क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सब तो एक्सट्रीम है ना भाई, लेकिन हाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। मैं बिल्कुल भी इस तरह की कंपनी में, जिसका इस तरह का दिखेगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे देखिए अच्छी कंपनी क्या है, तो ये देखिए ये हुआ अच्छा ना, सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ अप डाउन है, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही जैसा चल रहा है ना, कभी सेल्स थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, कभी प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा कम, लेकिन फिर भी दोनों ही बहुत अच्छा मोमेंटम है दोनों का। देखिए ना मीडियम टू लॉन्ग टर्म, इसको बोलेंगे अच्छी कंपनी, ठीक है। लेकिन हाँ सिर्फ इसके आधार पर डिसाइड नहीं करेंगे, फ्यूचर भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई ये मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक और अच्छा एग्जांपल, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। यहाँ भी थोड़ा अप डाउन हुआ है सेल्स प्रॉफिट, वो चलेगा, एक जैसा संभव नहीं है ना भाई मेंटेन करे, लेकिन हाँ आना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा है ना, इसको भी हम अच्छा बोलेंगे भाई, परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पे देखिए आप इसका परफॉर्मेंस देखिए, सेल्स ग्रोथ है ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ तो आ रहा है भाई, ठीक बात, सेल्स ग्रोथ है ही नहीं, तो मैं इस तरह की कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सेल्स और प्रॉफिट दोनों आना चाहिए। सेल्स थोड़ा कम है, प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि सेल्स हो ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट हो, या फिर सेल्स प्रॉफिट दोनों गायब है, तब तो उसको तो देखना ही नहीं है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो इन दोनों को मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें, और साथ ही ये जानने की कोशिश करें कि भाई फ्यूचर में क्या ये मेंटेन रख पाएगा कि नहीं। ऑफकोर्स कैसे करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में इसको भी कवर करूँगा, तो आज ये ध्यान में रखें ये 2 पॉइंटर्स। उसके बाद फोलियो नंबर्स, देखिए फोलियो नंबर अगर अलग अलग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा यही होगा कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी में आप सिर्फ एक फोलियो नंबर रखें, ये बेस्ट सिनेरियो है, हमेशा ट्राई करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए 2-3 फोलियो नंबर बन गया किसी कारण से, तो उससे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। अगर चाहें तो आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी में जाकर कर सकते हैं, या फिर MF सेंट्रल के वेबसाइट पे आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे अगर हो रहा है तो कर लें, या फिर कैम्प्स या कार्वी के ऑफिस में जाकर वहाँ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ के आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ कंसोलिडेट, अलग अलग है तो उससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड आप लोग का क्वेरी, तो देखिए मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? एक तो भाई टैक्सेशन ना, अगर मैं बेचूंगा तो 20%, 1 साल से पहले अगर बेचा तो अगर कुछ प्रॉफिट बना है उस पर 20% का टैक्स पे करो, 20% का टैक्स प्रॉफिट में। एक तो वो उड़ गया आपका। दूसरा, अगर मैंने बेच दिया और सही समय पे इन्वेस्ट नहीं किया या फिर तुरंत इन्वेस्ट नहीं किया और मार्केट ऊपर चला गया, कंपाउंडिंग मेरा बुरी तरह से हिट हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई टाइमिंग द मार्केट। यहाँ आप देख रहे हैं मार्केट कैसा है ना, 2-3 दिन में ही कितना ज़्यादा ऊपर चला गया। अब किसी ने पहले बेच कर रखा हुआ होगा कि और गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, 2-3 दिन में मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। अगर कोई पैसा रखे होगा मिस कर गया ना, उसे अफसोस हो रहा अगर ये क्या किया। मार्केट बाद में गिरेगा नहीं गिरा किसको पता, और गिरेगा तो पता नहीं पहले जैसा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, पता चला थोड़ा बहुत गिरा फिर रिकवर करके ऊपर चला गया, मिस हो गया ना, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग का मतलब मुझसे पूछा जाए तो टाइमिंग द मार्केट एक तो है, जो कि पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अंतर्गत मैं बिल्कुल भी टाइमिंग द मार्केट नहीं करता हूँ, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कैश रखा जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉफिट बुक ना, स्टॉक बेच रहे हैं कि पूरा गिर जाएगा तो खरीदेंगे, ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप देख ही रहे हैं मार्केट आजकल कैसा चल रहा है। और ऑफ कोर्स मैंने बताया कि भाई
टैक्स पे क्यों करूं भाई 20%? 1 साल से पहले तुरंत खरीदा बेचा 20% का टैक्स, तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। अब पता नहीं मैंने बेचा उसके बाद सही समय पे मैं एंट्री ले पाऊंगा कि नहीं एंट्री ले पाऊंगा, तो भाई पूरा कंपाउंडिंग हिट हो गया, रिटर्न्स बुरी तरह से हिट हो गया, तो मेरे लिए इसका ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टॉक फंडामेंटल या म्यूचुअल फंड फंडामेंटल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।